हेलो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या हेडिंग्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे या वो समझेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यहाँ पे क्या कहता है? इकोसिस्टम बेसिकली जितने भी इकोसिस्टम में हम ये बोल सकते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास है या इस अर्थ में है, उन सबका एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है बायोटिक, एक है एबायोटिक। ठीक, बायोटिक मीन्स होता है लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, इन दोनों को मिला के हमारा इकोसिस्टम बनता है। अब बायोटिक हमने देखो, आप यहाँ पे ध्यान रखिए, बायो मीन्स मैंने आपको क्या बोला? लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या हैं? आपके लिविंग थिंग्स हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में ये आ जाएगा। पर एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स में बताइए आप क्या आएगा? जैसे सॉयल, क्लाइमेट, रिवर, ठीक है, एयर, वाटर, ये सब क्या है? नॉन बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये दोनों कंपोनेंट मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ जाएंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्लाइमेट, सॉयल, रिवर डेल्टा, वाटर एटसेट्रा, ये सारे आएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेड डेटा बुक। क्या होती है रेड डेटा बुक? सिंपल है, बुक। ठीक है, रेड मैंने एक तरीके से आप सोच लीजिए खतरे का निशान, डेंजर। डेटा मैंने जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो अब खतरे में है। तो बेसिकली रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें उन सारे एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है जो खतरे में है। खतरे में है का मतलब कि जिनकी संख्या पहले तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो अब कम होने लग गई है। इतनी कम हो गई है कि कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे आप डायनासोर है, डायनासोर आजकल नहीं है, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स है जैसे टाइगर है, बंगाल टाइगर है, इनकी स्पीसीज क्या है? अब ये ख़त्म होने लग गई है धीरे धीरे करके, मतलब कम हो गए हैं। तो अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या? ख़त्म हो जाएंगी। तो रेड डेटा बुक ये इंटरनेशनली और नेशनली दोनों तरीके से मेंटेन करती है। इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनली भी इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी इस रेड डेटा बुक को मेंटेन करके रखती है। इसमें पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी अब संख्या कम हो गई है और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो हमारे रेड डेटा बुक में आएगी। इंडिया की भी अपनी एक रेड डेटा बुक है जिसमें वो हर उस स्पीसीज़ के बारे में लिखती है जिसमें जिनके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा है। देखो बेटा, आपने सुना होगा कि जैसे पांडा है, उनकी भी जो जनरेशन है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो रही है। ठीक है, नील गाय है, इनकी भी संख्या अब क्या है? धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? आर्टिफिशियली या किसी दूसरी देश से, ठीक है, जहाँ उनकी बढ़ाने के लिए उनको ब्रीड कराया जाता है। ठीक है, मान लें बंगाल टाइगर की संख्या कम हो रही है, तो उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। तो वो इसीलिए ताकि वो स्पीसीज ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये है रेड डेटा बुक। तो हम ये कह सकते हैं कि रेड डेटा बुक है, ये क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने क्या होता है? मूव करना, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो माइग्रेशन होता है मूव वन प्लेस टू अनदर। देखिए जब क्या होता है, अगर आप अभी आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप कल दूसरे स्कूल में जाएंगे, ठीक है,
जैसे आपने 12th पास आउट कर लिया तो आप कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज में जाके आप क्या करेंगे, माइग्रेट कर रहे हैं, आप एक स्कूल से आप कॉलेज में जा रहे हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया। ठीक, तो माइग्रेशन नॉर्मली क्यों होता है, ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, लेकिन साइंस की टर्म्स में माइग्रेशन क्या है, देखो आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि अरे दूसरे देश से यहाँ बर्ड्स आ रही हैं, ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स इनका एग्जाम्पल है कि दूसरे देश से यहाँ बर्ड्स उड़ के आती हैं और कुछ टाइम पीरियड रहने के बाद फिर वो चली जाती हैं। तो ऐसा वो क्यों करती, तो ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनके यहाँ जो बर्ड्स हैं उनके टाइम पे क्या होता है, उनका जो क्लाइमेट होता है वो उनके लिए उस टाइम पे सूटेबल नहीं था। देखिए आपने हमारे नॉर्मली हम देखें जो हिमालय एरियाज़ हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं जो सर्दी होते ही नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, जैसे हमने सपोज कीजिए सिंपल एग्जांपल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर है हमारे यहाँ, तो वो क्या है सर्दियों में बंद हो जाते हैं, ठीक है, और फिर गर्मियों में खुल जाते हैं। तो सर्दियों में बंद हो जाते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, गर्मियों में सूटेबल रहता है कि लोग वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो वही वो भी एक तरीके से, तो वहाँ जो वहाँ के खैर लोग, तो वहाँ क्या जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं तो लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन जब बंद हो जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आप कह सकते हैं माइग्रेशन का है, पर ये पर्टिकुलर माइग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, इसे मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो माइग्रेशन जो होता है वो नॉर्मली बर्ड्स करती हैं, ठीक है। अब एनिमल्स क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एनिमल्स उड़ नहीं सकते, जो उड़ नहीं सकता चलेगा तो इतना कैसे चलेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन मोस्टली माइग्रेशन जो होता है वो बर्ड्स का होता है। बर्ड्स एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब उनके यहाँ जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, उनके रहने लायक नहीं रहता और उन्हें अंडे देने होते हैं, तो इसलिए वो उड़ के दूसरी जगह आ जाती हैं। तो वो और जो बर्ड उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। और वो क्यों करती हैं, क्योंकि उनके यहाँ के बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब उनका जो अपने घर है वहाँ पे क्या होता है, सूटेबल नहीं है उनका, अब अगर वहाँ स्टे करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए, तो इसीलिए अब उनके एरिया में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाती है, इसलिए वो उड़ के दूसरी जगह आ जाती है। तो ये है हमारा माइग्रेशन। और जो बर्ड्स ऐसे उड़ती हैं उनको हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। देखो बच्चों नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें 1 टन पेपर बनाना होता है तो उसके लिए हमें 17 बड़े फुल ग्रोन मतलब बड़े बड़े पेड़ वो उनको काटना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, 1 टन पेपर के लिए हमें 70 ट्रीज को काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे उतने पेड़ क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम पेपर को रिसाइकिल करें, रिसाइकिल मतलब उसे दोबारा यूज़ करने लायक बनाएं। एक जो नॉर्मल पेपर होता है वो 5 to 7 टाइम्स क्या होता है, दोबारा यूज़ हो सकता है, 5 to 7 टाइम्स, ठीक है। तो यही क्या है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कि जो एक पेपर है उसको हम रिसाइकिल करें, कि बार बार उसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल सिंपल ले लीजिए, आजकल क्या है, हमारे ज़माने में हम क्या करते थे, बुक्स को रीयूज़ करते थे, एक ने पढ़ा फिर नेबर में चला गया, नेबर को दे दी वो बुक्स, फिर तीसरे ने पढ़ा, फिर चौथे ने पढ़ा, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से देखिए वो बुक बार बार यूज़ हो रही है, ठीक है ना। आपको एक बात बता दूं कि जो बुक मैंने अपने 9th-10th में पढ़ी थी, ऑलमोस्ट अभी भी CBSE या NCERT की जो बुक है उसका सिलेबस लगभग वही है। मेरे पास खुद एक बुक है जो मेरी सिस्टर ने पढ़ी हुई है, उसमें एक दो चैप्टर होंगे जो चेंज है, बाकी सारा सिलेबस वही। तो अब लगाइए, मेरी सिस्टर की बुक अभी तक के 10th के बच्चों के काम आए, लेकिन आजकल क्या बच्चे क्या करते हैं, वो सेकेंड हैंड बुक यूज़ ही नहीं करते। उससे क्या होता है, देखिए आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे दिन ब दिन क्या है बढ़ते जा रहे हैं पॉपुलेशन। तो इससे क्या होगा, अगर हर बच्चा नई बुक यूज़ करेगा तो क्या उतना पेपर यूज़ होगा तो क्या होगा, पेड़ कटेंगे, पेड़ कटने से क्या है नुकसान हमारा होगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप पेड़ काट भी दें उसकी जगह रीफॉरेस्ट करें तो उसको भी डेवलप्ड होने में काफ़ी साल लग सकते हैं क्या लगेंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अब उन्हीं बुक्स को, पुरानी बुक्स को यूज़ करें। तो यही हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है कि हम पेपर को बार बार यूज़ करें।
जैसे आप रद्दी में जो कॉपी या किताब बेचते हैं वो भी रिसाइकल होकर हमारे पास वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जला देंगे तो वो कागज़ तो डिस्ट्रॉय हो गया, इसीलिए कहते हैं कि कागज़ को फाड़ो नहीं, क्योंकि जो सिंगल कागज़ होता है वो तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो बुक्स वगैरह कॉपी वो आप कबाड़ी को दोगे तो वो बाद में रिसाइकिल होके रीयूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए एक एडवाइस है मेरी एज अ टीचर कि आप जो है नई बुक खरीदने से अच्छा है कि पुरानी बुक्स अगर अवेलेबल हो सके तो आप उन्हें पढ़ना, उन्हें यूज़ करिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन सिंपल देखिए, प्लांटिंग मोर ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन क्या था कि पेड़ों को जरूरत से ज़्यादा काटना, तो वो डिफॉरेस्टेशन। तो रीफॉरेस्टेशन क्या हो गया कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट करें तो वो हमारा रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम पेड़ काट ही नहीं सकते, पेड़ काटिए जितनी ज़रूरत है काटिए, लेकिन आप अगर पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह लगाइए भी तो सही। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पेड़ काट तो देते हैं लेकिन हम उनको लगाते नहीं हैं। तो रिफॉरेस्टेशन में नॉर्मली क्या है कि हम उन पेड़ को हम दोबारा लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट, रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली कैसे होता है? तो नेचुरली इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कोई जंगल है जिसे हमने काटा है, अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें, मतलब अगर हम उसे इंटरफेयर नहीं करें, हमने काटा चलिए ठीक है काट दिया, लेकिन अगर हम उसे कुछ टाइम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो जो नेचर है हमारा वो ऑटोमेटिकली उसे रिक्रिएट कर लेगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि जंगल जो है वो हमने तो बनाया नहीं, वो नेचर ने ही बनाया। तो अगर हम जंगल काटते हैं और उसे बिना ये कि काट के हमने छोड़ दिया, भूल गए कि हम कोई जंगल भी था कि जिसे हमने काटा है, तो वो क्या है दोबारा नेचर क्या है वहाँ पे अपने आप प्लांट्स कर दे। अब कैसे करेगा? ये हेल्प करता है एनिमल्स और बर्ड्स, ठीक है। तो नेचुरली भी हमारा वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन हो सकता है। और सेकंड वन थी कि जितने पेड़ हम काटें उतने पेड़ हम प्लांट भी करें, ठीक। ना तो लास्ट टॉपिक इज दिस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ का अपना कोई टेम्परेचर है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे कि आपको सुनने में आ रहा होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो आइसबर्ग हैं, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो क्या है धीरे धीरे पिघल रहे हैं। तो वो क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर दिन दिन बढ़ते जा रहा है। ये क्यों होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी जो अमाउंट है यानी उसकी जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी 9th क्लास में भी यूज़ होगा तो इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए जब पेड़ कम होंगे तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी पेड़ कम यूज़ करेंगे। आपको पता है कि हम पेड़ों से ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उन्हें, बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं प्लांट्स यूज़ करते हैं। अब जब प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ होगी, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ होगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहेगी। अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहेगी तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। अब जिसके कारण हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। कैसे? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है, देखिए सन से कुछ रेज हमारे पास अर्थ में आती है और अर्थ क्या है कुछ रेज को रिफ्लेक्ट वापस बाहर भेज देता है, ठीक है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है तो मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ही सन है, सन से आई अर्थ ने कुछ रिफ्लेक्ट कर लिया, लेकिन क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके जो गैस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है वो सन रेज को क्या करती है बाहर जाने नहीं देती। अब वो ट्रैप कर लेती है। तो ट्रैप करने से क्या होता है कि सन जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी रिफ्लेक्ट होनी थी उतनी रिफ्लेक्ट नहीं होती, उससे कम होती है। तो इसके कारण क्या है हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इस टेम्परेचर के बढ़ने से आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर साइकिल पानी ज़्यादा सूख जाएगा, पानी सूखेगा तो क्या है हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पानी की कमी होने लग जाएगी, ठीक है। बारिश कम होगी और जिसके कारण क्या है अगेन अकाल पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग है। दैट्स इट। अब ये आज का आप ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे
पर्सनली मेरे मैसेज नंबर पे मैसेज कर दीजिए। तो आज हमने पढ़ा इकोसिस्टम, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं। रेड डेटा बुक जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है उन प्लांट्स और एनिमल्स की जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, जिनको बचाया नहीं गया तो कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर। माइग्रेशन होता है माइग्रेट बर्ड्स का, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उनकी जगह उनके एरिया का क्या है, जो क्लाइमेट है वो अब उनके लिए सूटेबल नहीं रहती, तो वो जो मूव करती है वो होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली यहीं रह जाएंगी, वो वापस जब उनका टेम्परेचर सूटेबल हो जाता है या क्लाइमेट सूटेबल हो जाती है तो वो वापस अपने एरिया चली जाती है। पेपर को हमें रीयूज़ करना चाहिए, इससे क्या होगा हमारा पेपर को रीयूज़ करने से हमारे एनवायरनमेंट में एक तरीके से बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना हमारा रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग जिसके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज़ होने के